Students, let's talk about summer season now. Okay, this is the second season by the IM, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा. अब देखो, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर समर आती है अप्रैल टू जुलाई के बीच में. ठीक है, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में रहती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर. दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट. तो इस रीजन के अंदर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिस पर्टिकुलर रीजन यहां पर अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है और जुलाई तक रहती है. और दूसरा जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वहां पर मार्च से लेकर जून तक रहती है. ठीक है, आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर जो मानसून आता है वो अरेबियन ब्रांच से नहीं आता है. वो कहां से आता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है, तो उसको टाइम लग जाता है. ठीक है, द टेम्परेचर्स इन द नॉर्थ राइज एज द वर्टिकल रेज ऑफ द सन रीच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सीधी सी बात है, विंटर्स के अंदर शिफ्टिंग हो गई थी और अब क्या है, शिफ्टिंग कहां हो गई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो गई. ये देखो, दिस इज द इक्वेटर और ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो यहां पर देखो, सबसे ज्यादा सन का जो फेस रहता है वो यहां पर हो जाता है शिफ्टिंग, और वहीं पर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये अपनी विंटर वाली सिचुएशन हो जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगी. दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, और ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. तो शिफ्टिंग कहां हो रही है? सदर्न हेमिस्फीयर. इसलिए हमारे यहां पर विंटर सीजन आ गई. नाउ क्लियर? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी बनाएं खुद से और इनको ये सब लिखें. 21 टू 22 जनवरी, आपको पता है जून को सबसे लंबे दिन होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं. इसको बोला जाता है सोलस्टिस. ठीक है, समर सोलस्टिस, और ये हो गया विंटर सोलस्टिस. ओके, और मार्च 21 मार्च टू 22 मार्च के बीच में सन जो होता है वो वर्टिकल कहां पर होता है? इक्वेटर के ऊपर होता है. सन इज वर्टिकल एट इक्वेटर, इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स. और जब सितंबर जो अभी आ रहा है अभी हमारे यहां पर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी, पूरा सर्कल ले रहा है. उसके बाद में 22 टू 20 सितंबर अभी हमारे पास आ रहा है, तो तब सन वर्टिकल होगा इक्वेटर के ऊपर. बट ये किस साइड है? दूसरी तरफ. दिस फेस इससे दूसरी तरफ है वो. ठीक है, तो एक रीजन है वो 21 टू 22 मार्च को फेस करता है ना, और दूसरा है वो इक्विनॉक्स दूसरा वाला पार्ट करता है वर्ल्ड का. तो इस तरह से जो है ये सोलस्टिस होते हैं. तो हमें इनको आप जब देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएगी चीज. और ये टिल्टिंग क्यों है? बिकॉज हमारी धरती टिल्ट कितनी है? 23.5 डिग्री टिल्ट है, सीधी नहीं है. ये भी याद रखिएगा. ठीक है, हॉटेस्ट मंथ फॉर द वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन ऑफ द कंट्री इज अप्रैल. हमारे यहां पर हॉटेस्ट मंथ वेस्टर्न और सदर्न रीजन की कंट्री में कौन सा होता है? अप्रैल होता है. ओके, और नॉर्थ इंडिया में इस तरफ होता है मई. टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं. ठीक है, और ये डेटा है आपके सामने, 2022 का डेटा है कि हीट वेव्स, कल मैंने आपको बताया था व्हाट आर द हीट वेव्स. प्रोलॉन्ग्ड अनयूजुअल पीरियड ऑफ हीट, हॉट जो अपनी समर्स होती हैं उसी में कुछ ज्यादा ही एक लंबे समय तक कोई बादल नहीं है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, तो फिर वहां हीट वेव्स चलनी स्टार्ट हो जाती है. तो ये हीट वेव्स खतरनाक होती है.
बिकॉज ये हमारे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी सबको प्रॉब्लम पहुंचाती है। तो 2022 के अंदर ये देखो 280 हीट वेव्स रिपोर्ट की गई अपने इंडिया के अंदर, जो कि 2021, 20 और 19 इन तीनों को अगर मिला भी दें उससे भी ज्यादा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से सर्कल देखो इस तरह से चल रहा है, ये 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो ये सर्कल है, देखो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है। हाँ, वेरिएशंस हो सकते हैं। पिछली बार जो हीट वेव्स रिकॉर्ड की गई थी सबसे ज्यादा वो 279 थी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2021-22 जो ईयर है वो लाइक लास्ट डिकेड का पूरे 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा हीट वेव डेज रिपोर्ट किए गए। ठीक है, एक ये डेटा है, आपको याद रखना है कि जुलाई 2019 अभी वाला दिस ईयर, तो हम लोग क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है ना, हम वी आर द विटनेस ऑफ दिस चेंज। हॉटेस्ट मंथ ऑन अर्थ था। ये बहुत बड़ा एक डेटा है पूरी धरती का। जब से हम लोगों ने मतलब स्टार्ट किया है रिकॉर्डिंग करना, ये डेटा वेटा करना, तब से लेके अब तक हमारे पास जुलाई 2023 मतलब एवरेज टेम्परेचर अपने धरती का वो 17 डिग्री से ऊपर चला गया है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर। आप बोलोगे सर 17 डिग्री कौन सा गर्म है, बट दिस इज द एवरेज टेम्परेचर। इतना कभी नहीं गया। एवरेज टेम्परेचर ऊपर जाने का मतलब है कि पूरा धरती गर्म हो रहा है। आप समझ रहे हो, दिस इज द रीजन। तो ये आपको डेटा याद रखना है, और ये 19 को रिकॉर्ड किया गया था, ये भी याद रखना है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर यहां पर समर सीजन की बात हो रही है। जैसे हम लोगों ने विंटर्स को पढ़ा है, वैसे हम लोग इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे कि पूरे इंडिया में पता चल जाए कि समर में एक्चुअली हो क्या रहा है। विंटर्स में सदर्न इंडिया के अंदर वी टॉक्ड अबाउट कि वहां पर 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है विंटर्स में, है ना। तो हमको पता भी नहीं था ये। तो इसलिए ये सब चीजें पता होनी जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग ज्योग्राफी। तो नॉर्दर्न इंडिया मतलब हिमालयन जो रीजन होता है, यहां पर प्री मानसून स्क्वाल लाइन थंडरस्टॉर्म्स। अभी क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इनको लोकली बोला जाता है नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर्स क्या होते हैं, यहां पर ड्राई एयर मास नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो कि एकदम गर्म हो चुका है, वहां से हवाएं चलती हैं और बे ऑफ बंगाल से हवाएं आती हैं। तो यहां पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल पर, बिहार के ऊपर। तो उस पर्टिकुलर ये जो हवाएं होती हैं इन्हें लोकली कहा जाता है नॉरवेस्टर्स। ये क्या होती हैं, प्री मानसून स्क्वाल लाइन थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। आई विल टेल यू व्हाट आर स्क्वाल लाइन थंडरस्टॉर्म्स। ये क्या करते हैं, यहां पर हेलस्टॉर्म्स लेकर आते हैं, ओले जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, हेल्स इन इंग्लिश। ओलों की बारिश मतलब हेलस्टॉर्म्स लेकर आते हैं, बड़े बड़े हेलस्टॉर्म नियर द कोस्ट। ठीक है ना, ये तो अपने नॉर्थ एक फिनोमिनन की बात हो रही थी, इसलिए बताया गया कि नॉर्वेस्टर्स से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको जरूर याद रखना है नॉर्वेस्टर्स कौन से पार्ट ऑफ इंडिया होता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होते हैं। और क्यों नॉर्वेस्टर क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट से यहाँ हवाएं आती है। कहां से आती है, नॉर्थ वेस्ट से हवा आती है, इसलिए इसको नॉर्वेस्टर्स कहा गया है। नियर द कोस्ट के आसपास द टेम्परेचर होवर्स अराउंड 36 डिग्री एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। जो अपना कोस्ट है यहां पर जो टेम्परेचर रहता है समर्स में वो 36 डिग्री रहता है, और सी के पास होने की वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है समर्स में। इन रीजन्स कोस्ट में ह्यूमिडिटी इंक्रीज। सदर्न इंडिया में क्या हो रहा है, टेम्परेचर्स हाई रहते हैं ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी विद द इक्वेटर, आपको पता है। ओके, इन सदर्न इंडिया द टेम्परेचर्स आर हायर ऑन द ईस्ट कोस्ट बाय फ्यू डिग्रीज कंपेयर टू द वेस्ट कोस्ट। मतलब कोस्ट की बात हो रही है तो वेस्ट और ईस्ट में ये जो हमको पता है ये तो एवरेज है 36 डिग्रीज। वेस्ट का टेम्परेचर के मुकाबले जो ईस्ट का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, हायर साइड पर रहता है हमेशा।
वेस्ट में क्यों रहता है? बिकॉज वेस्ट कोस्ट पर वेस्टर्न घाट्स मौजूद है, तो उसकी वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर हल्का सा डाउन रहता है। ईस्टर्न के अंदर आपको पता है ब्रोकन हिल्स मौजूद हैं, तो दिस में बी द रीजन। ओके, तो ये नॉर्थ इंडिया में कौन सी हवाएं? नॉर्वेस्टर्स। कोस्ट पे किस तरह का टेम्परेचर रहता है वो आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्क्वाल लाइन थंडरस्टॉर्म्स। ये क्या होते हैं? ऐसा क्या हो गया कि ईस्टर्न रीजन के अंदर बिहार दिस, तो यहां पर ये जब आते हैं ना तो सारी क्रॉप्स को चौपट कर जाते हैं। तो नॉर्वेस्टर्स ये एक तरह से ये इट इज ए, इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं। असम में इस रीजन के अंदर आपको बताएंगे। ये है देखो, ये दीज आर द क्लाउड्स, दीज आर ऑल्सो द क्लाउड्स। और आपको एक लाइन सी दिख रही है, आर यू एबल टू सी द लाइन? तो दिस पर्टिकुलर एक फिनोमिनन जो होता है इसको कहते हैं स्क्वाल लाइन। और ये जो होते हैं ये बारिश करते हैं हेलीस्टॉर्म्स वाली, खतरनाक वाली। ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टॉर्म्स है। स्क्वाल लाइन इज व्हाट? दीज आर ग्रुप ऑफ स्टॉर्म्स, ग्रुप ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का ग्रुप। हैव यू हर्ड अबाउट इट बिफोर? ठीक है, एक लाइन में अरेंज्ड है। ओके, और हाई विंड और हाई रेन भी इनके साथ हो जाती है। ठीक है ना? तो स्क्वाल लाइन टेंड टू पास क्विकली एंड आर लेस प्रोन टू प्रोड्यूस टोर्नेडोज देन आर सुपरसेल्स। They can be 100 of miles long but are typically only 10 to 20 miles wide. इनकी जो width होती है वो 10 से 20 माइल होती है। This is just for the information कि exactly होता है कि आपको पता चले, कहीं बार स्क्वाल लाइन थंडरस्टॉर्म लिखा आ जाए, जो कि नॉर्वेस्टर्स, अभी नॉर्वेस्टर्स में बारिश क्यों हो रही है इतनी, वाई यहाँ पर इतनी भयंकर बारिश हो रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन, तो वी शुड नो अबाउट इट नाउ। तो बेसिकली क्या होता है? ये फिनोमिनन होता है, ये देखो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, यही लाइन है, दिस लाइन। तो बस ये नॉर्मल एक नॉर्मल क्या है? क्लाउडी है, बट इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे तूफान मिक्स हो जाते हैं। अब ये मिक्सिंग होती है, बड़ी अनस्टेबल होती है, एंड दिस अनस्टेबिलिटी के कारण ही ये क्या होते हैं? जल्दी से पास हो जाते हैं। बिकॉज आपको पता है तूफान, हर एक साइक्लोन का अलग अलग फैक्टर होता है, तो वो ज्यादा देर एक साथ टिक नहीं पाते, तो बस कुछ देर में ही वो सारा तबाह करके, सारा बारिश करके और निकल जाते हैं। तो दीज आर स्क्वाल लाइन थंडरस्टॉर्म्स, लाइन ऑफ स्टॉर्म्स। दूसरा है मैंगो शोवर्स। प्री मानसून शोवर्स कब आती हैं? प्री मानसून शोवर्स कब आती हैं? जब रेनी सीजन स्टार्ट होती है ना हमारे, उससे पहले आती है प्री मानसून शॉवर्स। रेनी सीजन से पहले जो अपने जो मई जून होता है उससे पहले आती हैं। मार्च से लेकर मई तक आती हैं। ये लाइट शोवर भी कर सकती हैं और हैवी शोवर, हैवी थंडरस्टॉर्म्स भी कर सकती हैं। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, जो कि कर्नाटक केरल में होते हैं, मैंगोज होते हैं वहां पर, तो वहां पे ये वर्षा होती है। देखो समर सीजन के अंदर जो एक्सेप्शनल फिनोमिना, जैसे नॉर्वेस्टर हो गया, ये मैंगो शोवर्स हो गई, लू चलती है, वी विल टॉक अबाउट इट। तो ये क्या है? मैंगो शोवर्स क्यों कहलाती है प्री मानसून शोवर्स? ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो प्री मानसून शोवर्स आर आल्सो कॉल्ड मैंगो शोवर्स एंड दीज आर रेफर्ड टू एज मैंगो शोवर्स, या फिर समर रेन्स भी बोला जाता है इन्हें, समर रेन्स। और मैंगो शोवर क्यों बोला जाता है? बिकॉज कर्नाटक केरल के अंदर जो मैंगो जब एकदम फाइनल स्टेज में होता है, बिकॉज आपको पता है बारिश के अंदर तो मैंगो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो पहले हार्वेस्टिंग करनी होती है, तो एकदम पकने के लिए जो बारिश उनको चाहिए वो लेकर आता है प्री मानसून शोवर्स, इसलिए इनको मैंगो शोवर्स भी कहा जाता है। मैंगो शोवर्स के अलावा 3 और लोकल स्टॉर्म्स होते हैं अपने समर सीजन के, ये अपने इंडिया एक्सक्लूसिव हैं। फर्स्ट आर, पहला तो ब्लूजम शॉवर। ये कहां होता है?
ये होता है केरल में। मतलब प्री मानसून जो शोवर्स है इन्हें ब्लूजम शोवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केरल और नियर बाई एरियाज के अंदर कॉफी के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। क्या करते हैं? कॉफी के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लूजम ब्लॉसम शोवर्स कहा जाता है। ठीक है, दीज आर नॉट द कॉफी वंस, बट ये एक तरह से वो केरल में सारे के सारे वहां पर ब्लूमिंग होती है बारिश होने की वजह से। वो वैली, केरल वैली बहुत खूबसूरत हो जाती है। स्पेशली द कॉफी का जो पौधा है, जब फ्लावर्स आएंगे तभी तो फ्रूट आएंगे, तो इसलिए देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। चलो, सेकंड इज लू। लू कहां आती है? ऑपरेसिंग, बड़ी ही मुसीबत वाली विंड होती है। ऑपरेसिंग ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लोइंग विथ इंटेंसिटी, बहुत ही तेज बहती हैं बिटवीन दिल्ली एंड पटना। दीज विंड्स यूजुअली ब्लो फ्रॉम पंजाब टू बिहार इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और दीज आर द सिचुएशन। ये देखो, इस तरह के और इस ठंड, एक तरह से डस्ट के स्टॉर्म्स आते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, और इसे कहा, ये समर सीजन में आता है और इन्हें कहा जाता है लू। तीसरा जो है वो हम पढ़ रहे थे नॉर्वेस्टर्स। ठीक है, नॉर्वेस्टर्स मासिंग इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, असम बंगाल में आते हैं, और ये इनसे जो शॉवर्स होती हैं वो राइस, जूट और टी कल्टीवेशन के लिए जरूरी होती है। इसे अलग नाम से भी जाना जाता है, बरडोली चिरहा, असम के अंदर इन स्टॉर्म्स को, नॉर्वेस्टर्स को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बरडोली, चीड़ और बैसाख के मंथ में ये शोवर होती है। समझ रहे हो, बैसाख के महीने में ये शोवर्स होती हैं, और ये स्टॉर्म्स बहुत नोटोरियस होते हैं। आपको पता है ओले वगैरह लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें काल बैसाखी भी कहा जाता है। काल बैसाखी, काल मीन्स डेथ। तो ये नॉर्वेस्टर्स के नाम है, और ये कैसे कैसे होते हैं। तो लू, नॉर्वेस्टर एंड मैंगो शोवर्स आपको याद रखना है। चलिए, अब मई आ गया। मई आ गया, ये सब चीजें कब हो रही है? ये अपने जैसे मानसून की मैंगो शोवर्स वगैरह, ये मई से पहले, मार्च से लेके मई के बीच में हो रही है। फिर मई आने के बाद में मोस्ट ऑफ द इंडियन इंटीरियर एक्सपीरियंसेस मीन टेम्परेचर ओवर 32 डिग्री। बेसिकली क्या हो रहा है, जो अपना इंडियन इंटीरियर, मतलब ये इंटीरियर, ठीक है, जो कि सी से दूर है, पेनिनसुला, जो अपने इंडियन पेनिनसुला है उससे दूर है, पेनिनसुलर जो वाटर बॉडीज है उससे दूर है। मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, नॉर्मल है वहां पर। इन द हॉट मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विद देयर कूल इन्फ्लुएंस में स्टिल अराइव। मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जैसे ये नॉर्वेस्टर बारिश हो गई, मैंगो शोवर्स हो गए, ये सब ठीक है, बट ये कुछ लिमिटेड समय तक रहते हैं, रैपिडली डिमिनिश हो जाते हैं। जैसे जैसे समर्स आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, इनका जो प्रकोप है कम हो जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इन्फ्लुएंस है अपने इंडिया पर वो कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ चलता है। नोटेबली ए हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस इन अप्रैल कोरिलेट्स विद डिलेड मानसून ऑनसेट, thus extending समर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ज्यादा आएंगे अप्रैल के अंदर, तो बाद में क्या होगा, वहां बारिश हो जाएगी। मानते हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर आ जाएंगे, ज्यादा होंगे, यहां पर हो गए अप्रैल के अंदर, आपको ये पता आते हैं, तो अप्रैल में अगर बारिश हो गई तो वहां पर जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, डिस्टर्बेंसेस होगी उसमें, 5-6 दिन तो डिले हो ही जाएगा। कभी बारिश हो गई तो वापस लो प्रेशर की कमी हो गई, वहां पर नहीं हो पाएगा लो प्रेशर, फिर वापस अगर बारिश हो जाएगी। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इसकी वजह से भी हमारे मानसून डिले हो जाता है। क्या हो जाता है? डिले हो जाता है।
बिकॉज यहाँ पर जो अपना जो लो प्रेशर जितना बनना चाहिए था मानसून विंड्स को फ्लो करने के लिए उतना नहीं बन पा रहा है। इससे क्या होता है, इससे समर एक्सटेंड हो जाती है कहां पर, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ये जो पोर्शन है यहां पर जो समर्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो इसलिए ही ये राजस्थान वगैरह वो गर्म इसलिए तो कहते हैं क्योंकि वहां पर लाइक विंटर्स बहुत कम पड़ती, कम होता है वहां पर सीजन, ठीक है ना। अब ये तो अपने नॉर्थ की बात हो रही थी, अपने ईस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस रीजन। Monsoon onset dates have been steadily advancing over the past several decades, resulting in shorter summers. तो नॉर्थ वेस्ट में तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, उनके कारण वहां पर शॉवर्स हो जा रही हैं पहले से, तो वहां पर फिर मानसून डिले हो जाता है। और ईस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा है, वहां पर तेजी से मानसून आ रहा है, पहले आ जा रहा है वहां पर, ठीक है ना। वहां पर पहले बारिश, पहले मानसून है वो पहले लेट आता था, अब धीरे धीरे पहले आने लगा है। इसकी वजह से वहां पर जो समर है वो शॉर्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये देखो एक डेटा है आपके सामने कि 90 करोड़ पीपल अप्रैल 2022 का डेटा है कि अप्रैल 2022 के अंदर ये देखिए 90 करोड़ लोगों ने अपनी कितनी है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है ना। तो मोर देन 50% जो पॉपुलेशन ने 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया। 90 करोड़ लोग, 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है, 40 डिग्री या फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर। ये डेटा है आपके सामने, ये देखो 44 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर 13 करोड़ लोगों ने फेस किया। ये देखो जो ज्यादा डार्क है ना, पूरा ये यूपी वाला पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, नागपुर, ये डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, तो ये तो 44 डिग्री से भी ऊपर जा रहे हैं। इतने 9.4 10% पॉपुलेशन का मतलब होता है 14 करोड़ लोगों ने 44 डिग्री टेम्परेचर में ऊपर में रहे हैं वो लोग। उसके बाद में आता है नॉर्मल टेम्परेचर, जो ये वाला है, ये है 53 करोड़ लोग, और 40 डिग्री से ऊपर वाले हैं 90 करोड़। आप इनको प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अपना इंडिया तो पूरा ही ट्रॉपिकल है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ ही रही है। अब देखो समर का ये वो है कि एल्टीट्यूड टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। आपको भी पता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे समर हो विंटर्स हो, टेम्परेचर रिड्यूस ही होगा ऊपर जाएंगे। तो जो डेक्कन प्लेट्यू के देखो, जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर तो हिमालयस है, तो वहां तो टेम्परेचर ऑलवेज कम ही रहेगा नॉर्मली, बिकॉज ऑफ द हिमालयस, इतनी ज्यादा ऊंचाई है। पर हमारे जो साउथ इंडिया है यहां भी टेम्परेचर डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आपको पता है यहां भी कुछ अनामलाई है, इस तरह नीलगिरी है, सतपुड़ा रेंजेस, विंध्याचल रेंजेस, ये भी यहां भी रेंजेस है, यहां भी पीक्स है। तो बिकॉज ऑफ दिस पीक्स, ये जो एरियाज होते हैं डेक्कन प्लेट्यू वाले, जो ऊंचाई पर जो एरियाज होते हैं, एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन होते हैं, वो रिलेटिवली कूलर होते हैं एज कंपेरिजन टू अदर एरिया। जैसे हिल स्टेशन है ओटाकामुंड, इसको ऊटी कहते हैं हम लोग प्यार से, ठीक है। ये कहां है, वेस्टर्न घाट्स में। और कालिम्पोंग ये कहां है, ईस्टर्न हिमालयस में है। तो यहां पर जो मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर रहता है वो सिर्फ 25 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं। तो कुछ जो हीट होती है उससे रिस्पाइट मिलती है, उससे हमको थोड़ा सा रिलीफ मिलती है। इसलिए लोग हिल स्टेशन में जाते हैं समर्स के अंदर, क्योंकि वहां पर का जो एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये ईस्टर्न हिमालयस क्यों मेंशन किया गया कि नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह का माहौल रहता है। और वेस्टर्न घाट्स, ये ऊटी का ये फोटो है, दिस इज द फोटो ऑफ ऊटी। ये तो हायर एलिवेशन की बात हो गई। अब अपर एलिवेशन में क्या हो रहा है, सॉरी ये तो अपर एलिवेशन की बात थी। अब लोअर एलिवेशंस में क्या हो रहा है, मतलब जो ऊंचे ज्यादा नहीं है, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो पार्ट्स लोअर एलिवेशंस में है वहां पर स्ट्रॉन्ग
हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं, एंड दिस इज बिकॉज यहाँ पर आपको पता है माउंटेन्स तो है नहीं, प्लेन्स है पूरा, तो यहाँ पर लू चलती है, बता चुका हूं मैं आपको। लू ब्लोज इन फ्रॉम द वेस्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, वेस्ट चलती है इस तरफ से, तभी तो बोला है ना पंजाब से पटना की तरफ चल रही है, इस तरफ चलती है, इस तरफ ऐसे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री भी टेम्परेचर पहुंच सकता है। इससे क्या होता है, इतनी गर्म हवाएं चलेगी तो इससे सन स्ट्रोक्स आते हैं और बहुत लोगों की डेथ होती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, और उनकी बॉडी है वो ले नहीं पाती, इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाती। टॉर्नेडोज में ऑल्सो अकर कंसंट्रेटेड इन कॉरिडोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन टुवर्ड पाकिस्तान। अभी आप सोचिए टॉर्नेडोज कहां से आ गए, दीज आर, ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, ये क्या, ये टॉर्नेडो ही है एक तरह से, बट ये डस्ट स्टॉर्म है, ये भी घूमता है सेम टोर्नेडो की तरह ही चलता है ये, बट दिस इज द डस्ट स्टॉर्म, इसको लू कहते हैं, और इसका टेम्परेचर 45 डिग्री तक रहता है। ऐसे जो टॉर्नेडोज हैं वो कुछ ही रिपोर्ट हुए हैं, 1835 में रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है, तो ज्यादा रिपोर्ट नहीं है, बट और ये होता है कि जब आंधी आती है ना, ये जब स्टॉर्म्स आते हैं तो उसके बाद में थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, क्यों, क्योंकि वो जो सन की रेज को ब्लॉक कर दिया उन्होंने, सन की रेज को ब्लॉक करने के कारण क्या हुआ, थोड़ी सी स्टॉर्म्स के जाने के बाद में थोड़ी सी टेम्परेचर में गिरावट आती है, एंड नाउ यू नो द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट लेयर दैट इज ब्लॉकिंग द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द सरफेस, सरफेस पर आने से रोकती है। ठीक है, और हम लोग मानसून एंड पोस्ट मानसून पढ़ ही चुके हैं, ओके, तो बस इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो विंटर पढ़ लिया, समर पढ़ लिया, मानसून इस तरह से वर्क करता है। समर्स में क्या होता है, लैंड है वो ओशन से ज्यादा वार्म होती है, तो यहां पर देखो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, वार्म एयर इज राइजिंग, ओके, वो राइज होकर ऊपर जाती है, एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एडियाबेटिक कूलिंग, ओके। तो एडियाबेटिक कूलिंग के वन ऊपर जाएगी, एडियाबेटिक कूलिंग होगा, फिर बाद में मॉइस्चर जो है वो, जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा और रेन बन जाएगी और बारिश हो रही है, देखो इस तरह से दिख रहा है आपको। और आपको पता है ये जो मॉइस्चर वाली जो हवाएं हैं, यहां से जो ओशन से वाटर जा रहा है, आप देख रहे हो लैंड की तरफ जा रहा है, मॉइस्चर लेकर जा रहा है, ठीक है, और वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, मॉइस्चर होगा, जैसे ही लैंड की तरफ जाएगी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो वो मॉइस्चर ठंडा होकर सैचुरेशन पॉइंट पर एक आएगा और वो प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, ओके। ये है समर की सिचुएशन, समर और स्प्रिंग की सिचुएशन नहीं। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में लैंड होती है वो ओशन से ज्यादा ठंडी रहती है, तो फिर क्या होगा, यहां पर बाद में बारिश होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर होगा, यहां पर कूल एयर यहां पर सिंक करेगी, यहां पर राइज करेगी, और जैसे ही वार्म एयर राइज करती है इसका मतलब है वहां पर प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। ड्राई जो एयर है वो लैंड टू ओशन ब्लो करती है, फिर बाद में यहां से मॉइस्चर उठाएंगी, गर्म हवाएं होती हैं, मॉइस्चर उठाएंगे, इवोपरेशन होगा, बारिश हो जाएगी। तो ये ऐसे मानसून वर्क करता है अपने इंडिया के। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो रीजन है ना, ये कूल एयर सिंक कर रही है और ड्राई एयर, तो यहां पर इसकी वजह से जो हमारा विंटर्स है वो ड्राई होता है। और आपको पता है कोरोमंडल कोस्ट से पानी उठाकर, मतलब बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, सपोज करो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती है और फिर बाद में सदर्न इंडिया के अंदर बारिश होती है, ये सिचुएशन होती है इस तरह से। ये है मानसून ऑनसेट मैप का मतलब होता है जब साउथ वेस्ट मानसून का मैप है, ये अरेबियन ब्रांच है, ये देखो एक ब्रांच घुसती है यहां पर, केरल में गई, ये देखो ये अरेबियन ब्रांच, और ये वेस्ट ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये जाकर तरह से बारिश कर, ये होता है ऑनसेट ऑफ मानसून।
साउथ वेस्ट मानसून जिसको बोलते हैं। और आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिस पर्टिकुलर, ये जो है, ये इसको इसको सॉरी, ये जो लाइन दिख रही है आपको मोटी वाली, दिस इज ITCZ, जो इक्वेटर से नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो गया। तो आपको देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से तो गुजरती है। अंडरस्टूड? अब थोड़ा क्लियर हुआ मानसून, एकदम क्लियरिटी आ गई होगी अब। नाउ समर्स के अंदर इस तरह से जाता है और विंटर्स में इस तरह से आता है। तो ये है अपना साउथ वेस्ट मानसून, दिस इज रिट्रेटिंग मानसून, जिसको पोस्ट मानसून भी कहते हैं। देखो ये वाला पोस्ट मानसून। ड्राई कूल डेंस एयर मास लेकर आती हैं बहुत बड़े भूभाग पर, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये वाला जो हवाएं होती हैं नॉर्थ ईस्ट वाली, ये अपने बड़े से इंडिया के भूभाग पे लैंड मास के ऊपर ड्राई कूल और डेंस एयर मास अपने इंडिया के लार्ज पार्ट्स पर करती हैं, ठीक है। विंड्स स्पिल अक्रॉस द हिमालयज एंड फ्लोज टू द साउथ वेस्ट अक्रॉस द कंट्री रिजल्टिंग इन क्लियर एंड सनी स्काईज। बिकॉज क्यों ड्राई और कूल विंटर्स चल रही हैं तो किसी भी तरह का क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। और आपको मैंने बताया दिस इज द सिचुएशन कि कूल एयर सिंक करती है विंटर्स में हमारे यहाँ पर, इसलिए किसी भी तरह का बादल नहीं बनेगा। जब सिंकिंग होती है तो बादल नहीं बनते हैं, जब ऊपर उठती हैं हवाएं तब क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो इसलिए मेनली हम लोग 3 ही सीजन को करते हैं, पर IMD ने 4 सीजन को कर रखा है। इस सीजन को पोस्ट मानसून सीजन कहा जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, रिट्रेटिंग मानसून पढ़ चुके हैं। लेस एंड लेस प्रेसिपिटेशन फॉल्स, वेजिटेशन बिगन टू ड्राई आउट। ये है सिचुएशन कि नॉर्थ वेस्ट मानसून में क्या क्या होता है कि वेजिटेशन गिरने लगती है। मतलब वेजिटेशन फॉल्स का मतलब होता है बारिश नहीं, प्रेसिपिटेशन फॉल्स मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है रेनफॉल की वो रिड्यूस होने लग जाती है, वेजिटेशन सूखने लग जाती है। और ये एक पर्टिकुलर सीजन होता है कि हम लोग वेट से ड्राई सीजनल कंडीशंस में हम लोग एंटर हो जाते हैं। तो हमारी समर्स भी ड्राई है, विंटर्स भी ड्राई है, हमारी बस रेनी सीजन है वही रेन हमें देती है। यहाँ का जो एवरेज डेली टेम्परेचर होता है वो 28 to 34 डिग्रीज रहता है। ओके, द नॉर्थ ईस्ट मानसून कब स्टार्ट होता है? सितंबर में स्टार्ट होता है, सितंबर के एंड में। इट लास्ट थ्रू द पोस्ट मानसून सीजन एंड ओनली एंड्स इन मार्च। मार्च में एंडिंग होती है, समझ रहे हो, मार्च में एंडिंग होती है। मतलब बेसिकली ये है कि आप बोलोगे सर मार्च से पहले तो विंटर्स आ गया, तो बेसिकली वही है कि सितंबर अक्टूबर तक रहेगी, उसके बाद में विंटर्स स्टार्ट हो जाए। और ये विंटर आप खुद सोचो डायगनली इस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायगनली, बीचों से काट, एकदम बीच से काट रही है। और अभी दिख रहा है आपको, ये दिख रही है। अब ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये पानी उठाकर और फिर यहां पे बरसात कर देती, ठीक है। कैप कोमोरिन ये अपने कहां पर है? अपने तमिलनाडु में है। ओके, तो कुछ तमिलनाडु के पोर्शन में बारिश होती है और कुछ केरल के सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन होता है कुछ कुछ भागों में, केरल एंड तमिलनाडु। और इसके इंपैक्ट के कारण ये जो दिख रहा है हवाएं आसपास बह रही हैं, तो कुछ लोकल फिनोमिनन के कारण फिर यहां भी थोड़े थोड़े पार्ट में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। मतलब ये जो पूरी जो कोस्ट लाइन है यहां पर थोड़ी थोड़ी बरसात हो जाती है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं होती है। मेजोरिटी तमिलनाडु एंड केरल इज है, ठीक है ना। तो माइनर प्रेसिपिटेशन मिलता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द समर सीजन, मानसून सीजन एंड पोस्ट मानसून सीजन।